सभी का आज के सेशन से 20 दिन तक की आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है। लेकिन कम से कम करने की मैं कोशिश करूंगी इन्हें कि 15 क्लासेस में आपका सारा का सारा जो करंट अफेयर है वो आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो टॉपिक वाइज रिवीजन होगा, उसके अलावा जो है आपका अभी हम शुरुआत करेंगे मंथ वाइज रिवीजन से। तो आज का जो आपका करंट अफेयर है ये आपका 2023 का है, याद रखिएगा 2023, और कुछ क्वेश्चन इसमें जो कि आपके 2022 की जो इंपॉर्टेंट इवेंट रहे वो भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन बहुत ही कम है, 2 या 3 क्वेश्चन है 2022 के, लगभग सारे के सारे जो है आपके 2023 के ही हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, ठीक है। और जो चीज़ें अपडेटेड हैं, जैसे कि जो आपको 2023 की याद रखनी है वो मैं आपको 2023 की ही बताती रहूंगी। जैसे कि ये वाला प्रश्न आपको पूछा हुआ है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा एक सूचकांक जारी किया जाता है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें भारत का क्या स्थान है? तो बताइए जरा, पहले आपको क्या याद है? हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो हेलो, अच्छा स्टार्टिंग में नहीं आ रही, चलिए तो योजना तो मैं आपको रोज ही बताती रहूंगी, फिलहाल आज थोड़ा सा लेट हो गया है, तो आप मुझे प्रश्नों का उत्तर बताइए, ठीक है। 2023 का करंट अफेयर है, जो चीज़ आपको 2024 की याद रखनी पड़ेगी मैं आपको 2024 का ही बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चे कि वो नहीं पूछा जा सकता है पुराना, ठीक है। जैसे कि जो अपॉइंटमेंट आपके प्रश्न होंगे आप लोग देखेंगे, ऐसा नहीं है कि 2023 में किसी और व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है और 2024 में अगर वो बदल दिया गया है तो ये नहीं है कि आपको 2023 का ही आंसर दिया जाएगा, आपको 2024 का ही आंसर होगा। कई बार हम देखते हैं ना ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ कि 2-3 महीनों में नियुक्तियां चेंज हो जाती है ना, 2-3 महीने पहले कोई था, फिर 2-3 महीने बाद कोई जो है सीईओ बन जाता है, एमडी बन जाता है, ठीक है। तो वो बिल्कुल करंट ही पूछा जाता है, लेटेस्ट ही पूछा जाता है, और ऐसे क्वेश्चन पे आप लोग ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं ना। तो वो वाले प्रश्न हो गए आपके, ये रैंकिंग वाले जैसे प्रश्न आते हैं, रैंकिंग वाले प्रश्न में क्या होता है, वैसे ज़्यादातर करंट ईयर का ही पूछा जाता है, जैसे कि 2024 का ही पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर पुराना पूछा जाएगा तो उसमें आपका सूचकांक लिखा रहेगा कि 2023 के अकॉर्डिंग बताइए, ठीक है। तो ये जो है आपका ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ये आपका 2023 का है, आपको बताना है कि भारत का क्या स्थान था इस समय, 67th था। वेरी गुड बच्चे, ये आपका 67th है, याद रखिएगा। और इसमें आपका प्रश्न ये पूछा जाएगा कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जिसके द्वारा जारी किया जाता है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के बाह्य अंतरिक्ष मामलों के नए निदेशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन, बताइए, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन में। और ये इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ा जा रहा है, क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन की है,
ठीक है, नाम है इनका आरती होलामनी, इनके नाम याद रखिएगा। इन्हें बच्चे यूनाइटेड नेशन का बाह्य अंतरिक्ष मामलों के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, अभी भी इनकी ही नियुक्ति है इस पद पे, तो याद रखिएगा आरती होलामनी। अगला है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि 2023 का है तो ये हो चुका है, ठीक है, जल्दी से बताइए कहाँ पे हुआ था ये, आपके कहाँ पर हुआ था? फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप ये हुआ था आपका इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में। अगला है अमेरिका के किस शहर में दिवाली पर स्कूलों की छुट्टी की घोषणा की गई थी? याद है आपको, ये आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ी थी, अमेरिका का एक शहर है जहां पर कि दिवाली में ऑफिशियल छुट्टी दी गई है, ठीक है, तो कौन सा वाला शहर है ये? अमेरिका का कौन सा शहर है ये बताइए? लॉस एंजलिस है, वॉशिंगटन है, न्यूयॉर्क है, या फिर बॉस्टन है? जल्दी बच्चे क्विक क्विक आंसर करिए, आपके आंसर मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आरआरबी मैकेनिकल से एजमेट जोन से फॉर्म लगा दिया है, कितने मार्क्स कम से कम होने चाहिए ईडब्ल्यूएस सीबीटी 1 में? कितने मार्क्स कम से कम होने चाहिए बच्चे, ये तो आपको एनालिसिस देखना होगा। विवेक सर ने बहुत अच्छा जो है एनालिसिस करवाया हुआ है आपको, ठीक है, जोन कौन सा सेलेक्ट करना है, किस आधार पे जोन सेलेक्ट करना, अभी तो आप लोगों ने कर लिया है ना, अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अभी तो फिलहाल कोशिश करिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करने की, है ना, क्योंकि आरआरबी में आप अगर पिछला वाला अपना रिपोर्ट कार्ड या फिर बाकी बच्चों का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे ना तो काफ़ी अच्छे मार्क्स जो है बच्चों के आते हैं, ठीक है। तो कोशिश तो ये करनी है कि 80 क्रॉस करना है, ठीक है, कोशिश करनी है 80 क्रॉस करने की। बाकी वो डिपेंड करेगी कि आपके शिफ्ट में कैसा पेपर आता है, और बाकी जो आपके कॉम्पिटिटर हैं आपके साथ में जो बैठेंगे वो किस तरीके से हैंडल करते हैं ना, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो अपने स्कोर लेकर के चलना है, 80+ स्कोर करना है, ठीक है। बताओ बच्चे कौन सा है ये है आपका न्यूयॉर्क, ठीक है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। अगला है केंद्रीय खेल मंत्री ने किस शहर में अत्याधुनिक बीएसएफ हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन किया है? ये बताइए, बीएसएफ यानी कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उनके लिए बीएसएफ हॉकी टर्फ का उद्घाटन किया है, कहाँ पर बना था ये आपका कहाँ पर बना था? ये आपका कहाँ पर बना था? ये बच्चे आपका पंजाब में बना है। पंजाब में कहाँ पे? जालंधर में, पंजाब में जालंधर में। अगला है हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे चुना गया? अब देखिए ये आपकी 2023 की नियुक्ति है, लेकिन वर्तमान में भी हिंदुस्तान यूनिलीवर के हेड के रूप में या फिर सीईओ के रूप में यही व्यक्ति अपॉइंटेड है, ये अभी चेंज नहीं हुए हैं, ठीक है। इसीलिए अगर वो चेंज हो गए होंगे 2024 में तो आपको 2024 का याद रखना है, लेकिन अगर चेंज नहीं हुआ होगा फिर आपको 2023 का ही याद रखना है। जैसे कि ये वाली अपॉइंटमेंट है बच्चे, बताइए कौन है अभी इसके एमडी और सीईओ? इनका नाम है रोहित जावा, ठीक है, नाम याद रखिएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी और सीईओ रोहित जावा। अगला है किस भारतीय राज्य में ब्रह्मपुत्र के नीचे पहली पानी के नीचे सुरंग बनाई जाएगी? बताइए। अब ये थोड़ा सा आपका आसान सा प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी बहुत ज्यादा स्टेट में नहीं बहती इंडिया में, है ना, तो उसके हिसाब से आप लोग गेस कर सकते हैं। बताइए कौन सा शहर हो गया, कौन सा स्टेट हो गया पहला, कौन सा स्टेट है? बताएं बच्चे कौन सा स्टेट है ये? ऑप्शन नंबर सी केरला। ब्रह्मपुत्र नदी लिखा हुआ है ना, तो हमारे देश में ब्रह्मपुत्र नदी कितने राज्यों में बहती है? कितने राज्यों में बहती है? ये अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करती है और उसके बाद में जाती है असम में, है ना, दो ही तो स्टेट हैं, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश तो है नहीं, तो असम गवर्नमेंट बच्चे याद रखिएगा। असम की सरकार क्या करने जा रही है? ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे एक सुरंग बनाने जा रही है, ठीक है, और ये अभी बनाई जाएगी। इसकी जो लोकेशन है, लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ, ये जगह है आपकी नुमालीगढ़, ठीक है। एक बार एक प्रश्न आया था आपका नुमाली एग्जाम, मुझे याद नहीं है कि नुमालीगढ़ कहाँ पे है, तो नुमालीगढ़ अपने आप में एक बहुत फेमस प्लेस है असम के अंदर, ठीक है, नुमालीगढ़ है आपका, और गोहपुर, तो नुमालीगढ़ और गोहपुर को जोड़ने के लिए आपका सुरंग बनाई जाएगी। इसकी जो लंबाई है वो आपकी 35 किलोमीटर तक की होगी, ठीक है। तो असम जो है पहला स्टेट बनेगा ब्रह्मपुत्र के नीचे सुरंग बनाने वाला। अगला है किस आईआईटी ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित की थी? हो चुका है, ये किया भी जा चुका है ना, आप लोगों को पता होगा बच्चे, जैसे कि अभी आपका मौसम है सर्दियों का, जैसे ही मौसम स्टार्ट होता है तो दिल्ली में जो पॉल्यूशन का लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। तो उससे निपटने के लिए इनमें से एक आईआईटी है जिन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट को ये सजेशन दिया था कि आपको आर्टिफिशियल रेन करवानी चाहिए, ठीक है। आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए क्लाउड सीडिंग की जाती है। क्लाउड सीडिंग में किस केमिकल का इस्तेमाल होता है? आपका स्टैटिक जीके का प्रश्न है, ये केमिकल याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड के जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उन्हें सीड किया जाता है क्लाउड्स के अंदर, उसके बाद में आर्टिफिशियल रेन करवाई जाती है ना। आप लोगों ने देखा होगा यूएई में जो बाढ़ आई थी बच्चे, उसका रीजन यही था, है ना, बहुत ज्यादा क्लाउड सीडिंग वहां पे करवाया गया, बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल रेन वहां पे करवाई गई,
उसके बाद में क्लाइमेट ऐसे चेंज हुआ कि बाढ़ देखनी पड़ी उन्हें, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि कौन सा आईआईटी था जिन्होंने दिल्ली सरकार के लिए ये परीक्षण सफलतापूर्वक किया था, बताइए कौन सा आईआईटी है ये। आईआईटी कानपुर, मुंबई, और इसमें बच्चे स्टार्टिंग में ये याद रखिएगा, ठीक है। ये क्लाउड सीडिंग की जो प्रोसेस है इसके लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। इस केमिकल का नाम है सिल्वर आयोडाइड। ये आपका स्टैटिक का प्रश्न बनेगा, ठीक है। और ये आपका करंट का प्रश्न है, ठीक है। ये आपका करंट अफेयर का प्रश्न है, तो याद रखिएगा ये है आपका आईआईटी कानपुर, ठीक है, आईआईटी कानपुर। अगला प्रश्न है बच्चे, अल हकीम मस्जिद जो हाल ही में खबरों में रही थी किस देश में स्थित है। अल हकीम मस्जिद ये खबरों में इसलिए रही थी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ विजिट किया गया था, इस कंट्री को विजिट किया गया था, और इस विजिट में इन्होंने इस मस्जिद का विजिट भी किया था। तो बताइए कौन सा कंट्री है ये। कंट्री का इस मस्जिद का नाम है अल हकीम, अल हकीम मस्जिद। अल हकीम मस्जिद जापान है, इजिप्ट है, रसिया है, उज्बेकिस्तान है। कहाँ पर है ये कंट्री बच्चे आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये देश है आपका इजिप्ट, इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, हिंदी में जो है आपका मिस्र कहा जाता है ना। इसकी लोकेशन याद रखिएगा, इसके बारे में इसका जो लोकेशन है इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके स्टैटिक जीके में, ठीक है। वैसे काफ़ी बार आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसका जो बच्चे ज्योग्राफिकल लोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके ऊपर अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे भूमध्य सागर है, इधर की तरफ देखेंगे यहाँ पे आपका लाल सागर है। भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ने के लिए इन्होंने एक नहर बनाई है जिसे कि सुएज नहर कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी जो बाउंड्री है मेडिटेरियन सी, यहाँ पे आपका रेड सी, यहाँ पे आपका जो है स्वेज कैनाल है, और यहाँ पे देखेंगे आपका तो यहाँ पे है आपकी गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है, अकाबा की खाड़ी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। स्वेज नहर याद रखनी है, यह आपका इजिप्ट देश है, और इसकी जो कैपिटल है वो है यहाँ पे आपकी कायरो, ठीक है। दुनिया की जो सबसे बड़ी नदी है वो यहाँ पे बहती है, जिसे हम कहते हैं नील नदी, ठीक है। तो इतना बच्चे इजिप्ट के बारे में याद रखिएगा। इजिप्ट विजिट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, उस विजिट में वो एक मस्जिद में गए थे, तो मस्जिद का नाम है अल हकीम मस्जिद, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, रियलमी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, बताइए जरा। रियलमी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। रणवीर सिंह है, सलमान खान है, अजय देवगन है, शाहरुख खान है। क्विक आंसर दीजिए बच्चे। ये चीजें आप लोग ऐड में भी देखते हैं, रियलमी के ऐड में अभी कौन आ रहे हैं फिलहाल। रियलमी का ऐड शाहरुख खान, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा के किस जिले से चलेगी। पहले तो ये याद रखना कि भारत की जो पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि 2025 में ये आपकी चलना शुरू कर देगी, ठीक है। अब ये जहां से चलना शुरू कर देगी वो स्टेट है आपका हरियाणा, लेकिन हरियाणा में कौन से जिले से। करनाल है, पंचकुला है, जिंद है, या फिर आपका रोहतक है, बताइए बच्चे। करनाल है, पंचकुला है, जिंद है, या फिर आपका रोहतक है, कौन सा, कहां से चलना शुरू करेगी। शाहरुख खान, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत लेट आंसर आ रहे हैं आपके, बहुत लेट आंसर आ रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, जल्दी जल्दी आंसर बताइए मुझे बच्चे, काफी सारा क्वेश्चन है करने के लिए। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां से चलना शुरू होगी, हरियाणा से। स्टेट याद रखिएगा, हरियाणा में कहां से चलना शुरू होगी ये, हरियाणा में कहां से चलना शुरू होगी। यह है आपका जिंद, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, याद रखिएगा, एक डिस्ट्रिक्ट है जिंद। अगला है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। नशीली दवाओं और दवाओं के दुरुपयोग कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी,
देखिए ये है आपका 26 जून, ठीक है, 26 जून को जो है आपका ये सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, इसका कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? इसमें बच्चे आपको 2024 का याद रखना है क्योंकि 2023 2024 दोनों की आपकी रिलीज हो चुकी है, ठीक है। तो मुझे बताइए जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है इसे जारी करने वाला? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे जारी करता है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे जारी करता है? ये है आपका IMD, ठीक है। अभी मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। जो रिसेंट वाला है वो आपको याद रखना है। 2024 के अकॉर्डिंग, 2024 के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक कितनी है? 39 है, ठीक है। इंडिया जो है आपका 39वें स्थान पे है। ये रिसेंट वाला है तो यही आपको याद रखना है। इसे जो है IMD के द्वारा जारी किया जाता है। IMD का मतलब क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म है IMD। तो इस इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे जारी किया जाता है। 2023 का नहीं याद रखना है आपको, 2024 का याद रखना है। 39th प्लेस पे भारत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है दुनिया की सबसे तेज बाइक रेस मोटो GP 2023 किस भारतीय राज्य में आयोजित की जाएगी? अब देखिए ये वाली रेस जो है पहली बार भारत में हुई थी, 2023 में हुई थी और ये हो चुकी है। अब आप मुझे बताइए कि कहाँ पे हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? 2023 में भारत में पहली बार मोटो GP 2023 ये जो रेस थी, बाइक रेस, ये हुई थी। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? ये है बच्चे आपका यूपी, ठीक है। गौतम बुद्धा सर्किट, इसमें इसका आयोजन किया गया था यूपी में। और इसमें ये रेस अब खत्म हो चुकी है। इसमें आपको एक और चीज याद रखनी है, वो है विनर का नाम, ठीक है। विनर का नाम आपको याद रखना है बच्चे। डुकाटी के ड्राइवर थे, पहले नंबर पे आए थे मार्को बेजिच, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि अगर कहीं और पे मोटो GP रेस हुई होती तब वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए तब भी इंपॉर्टेंट नहीं होता अगर यहाँ पे कितने सालों से होती हुई आ रही होगी तो, ठीक है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पहली बार हुई है। 2023 में इसका पहला आयोजन किया गया था। यूपी सरकार ने इसे होस्ट किया था, यूपी गवर्नमेंट ने इसे होस्ट किया था, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। और यूपी के अलावा आपको याद रखना है विनर का नाम, ठीक है। विनर भी याद रखिएगा बच्चे। डुकाटी के ड्राइवर हैं मार्को बेजिची। अगला है किस भारतीय राज्य ने जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली शुरू की है? बताइए। यह है आपका लीगल एड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम। ये कौन से इंडियन स्टेट के द्वारा अपने स्टेट में लॉन्च किया गया है? कौन सा इंडियन स्टेट है? कौन सा भारतीय राज्य है जिन्होंने कि अपने यहाँ पे फ्री में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली लॉन्च की है? ये है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। याद रखिएगा बच्चे, यूपी के द्वारा। अगला है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 के अनुसार बेंगलुरु शहर की रैंक क्या है? अब देखिए ये जो बेंगलुरु शहर है ना, ये हमारे अकॉर्डिंग यानी कि भारत में अगर आप देखेंगे तो इकोसिस्टम स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में ये पहले नंबर पे है, ठीक है। भारत में पहले नंबर पे है। लेकिन अगर दुनिया भर की बात करें तो वर्ल्ड में इसका जो ग्लोबल रैंक है वो कितना आया है? बताइए। ये वाली रैंकिंग अभी 2024 में नहीं है, इसीलिए आपको 2023 का ही पूछा जाएगा, ठीक है। 2023 का ही आपको याद रखना पड़ेगा। बताइए मुझे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में बेंगलुरु शहर का, क्योंकि बेंगलुरु भारत में पहले नंबर पे है, इसका पूरे वर्ल्ड में क्या रैंकिंग है? पूरे वर्ल्ड में इसका क्या रैंकिंग है? पूरे वर्ल्ड में बच्चे इसका जो है 20वां नंबर है, याद रखिएगा। भारत में पहला नंबर है। अच्छा, किस संस्था ने लिंग अंतर रिपोर्ट 2023 जारी की है? बहुत इंपॉर्टेंट रैंक है बच्चे ये, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रैंक है, हर साल जो है आपकी जारी होती है। अभी मैं आपको बताऊंगी लिंग ये जो जेंडर गैप रिपोर्ट है, पहले मुझे बताइए किस संस्था के द्वारा इसे जारी किया जाता है? कौन सी संस्था है ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि अगर हम अभी वर्तमान की बात करें तो इंडिया की रैंक याद रखिएगा, ठीक है। अभी वर्तमान के अकॉर्डिंग इसकी जो रैंक है 2024 के अकॉर्डिंग वो है 127, ठीक है। 127वें नंबर पे भारत है। यही आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा और यही इसकी सही रैंकिंग भी है, ठीक है। तो 2023 का है, 2024 का है। पहले रिपोर्ट का नाम याद रखना, जेंडर गैप रिपोर्ट। ये हर साल जारी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा और भारत का जो इसमें आपका लेटेस्ट रैंकिंग है वो है 127। अगला है गोवा घोषणा, जो समाचारों में देखी गई थी, किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए। गोवा डिक्लेरेशन,
गोवा डिक्लेरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है? इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, टूरिज्म से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, या फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है? गोवा डिक्लेरेशन, गोवा में बच्चे एक सेमिनार हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, और वहाँ पे कुछ नियमों का ड्राफ्ट जो है जारी किया गया था, पब्लिश किया गया था, और जो जो लोग वहाँ पे मेंबर एज अ मेंबर जिन्होंने भाग लिया होगा उन्होंने उस ड्राफ्ट पे सिग्नेचर किए थे। ठीक है, तो ये जो आपका ड्राफ्ट है किस चीज़ से रिलेटेड है? गोवा घोषणा वाला, यह है टूरिज्म से रिलेटेड। ठीक है, याद रखिएगा जो गोवा घोषणा है वो टूरिज्म से रिलेटेड है। अगला है बच्चे पशुधन और पशुधन उत्पाद विधेयक 2023 में जो पशुधन है, लाइव स्टॉक है, इसको किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, किस कैटेगरी में से डाला गया है? ठीक है, तो 2023 में एक नया विधेयक आया था, यह है पशुधन और पशुधन उत्पाद विधेयक 2023। ठीक है, तो इस विधेयक में जो पशुधन है, जो ये जो शब्द है ना आपका लाइव स्टॉक, ठीक है, इकोनॉमी में आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे इकोनॉमी में। ठीक है, लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना पशुधन, तो पशुधन जो शब्द है इसको कौन सी कैटेगरी में डाला गया है इस विधेयक के अंतर्गत? तो ये है आपका लाइफ, कमोडिटी, प्रोडक्ट या फिर एसेट। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, ज्यादा कुछ नहीं, ये है कमोडिटी, वस्तु के रूप में जो है इसे आपका यहाँ पे डिफाइन किया गया है या फिर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, कमोडिटी के रूप में या फिर वस्तु के रूप में। दूसरा आपको क्या पूछा जाएगा, जो पशुधन और पशुधन उत्पाद विधेयक है ये कौन से साल में आया है? तो याद रखिएगा 2023 में आया था, ये 2023 में। अगला है, बहुत फेमस हुई थी ये वाली जो न्यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रही थी, आप लोगों ने देखा होगा कि टाइटन के मलबे जो टाइटेनिक था ना उसके मलबे को देखने के लिए एक सबमरीन जाती है अटलांटिक ओशियन में, और वो सबमरीन जो है फिर कुछ दूरी तक जाने के बाद में फिर गायब हो जाती है। उन सारे लोगों के ना अवशेष मिलते हैं, ना ही जो आपका टाइटन वहाँ पे सबमरीन गया था उसके भी अवशेष नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो वो घटना तो आप लोगों को याद होगी, उसी घटना से रिलेटेड है कि विक्टर 6000 जो टाइटन सब मर्सिबल के बचाव अभियान में शामिल था, ये किस देश के द्वारा डेवलप किया गया था? ठीक है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है। बाकी बच्चे जो आपकी टाइटन वाली जो पूरी न्यूज़ थी वहाँ से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो ये याद रखिएगा क्यों गए थे, ये टाइटेनिक के मलबे को देखने गए थे। ठीक है, टाइटेनिक का जो मलबा है ये कहाँ पे पड़ा हुआ है? ये है आपका अटलांटिक ओशन, याद रखिएगा। ठीक है, अटलांटिक ओशन में है, वहाँ पे गए थे। उसके बाद में कितने लोग थे इसमें आपके 1 2 3 4 5 लोग थे, 5 लोग तो टोटल, पांचों के पांचों जो है आपके वहाँ पे खत्म हुए। ठीक है, और इसके बचाव अभियान में एक बहुत फेमस जो आपका क्या कहते हैं सबमरीन रहा विक्टर 6000, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये आपको पूछा है, बताइए। विक्टर 6000 ये फ्रांस का है बच्चे। ठीक है, ये फ्रांस का था जिसके द्वारा इसका बचाव अभियान चलाया गया था। हालांकि सभी को पता होगा आप लोगों को कि वो बचाया नहीं गया। तो इसमें टाइटन की वाली जो न्यूज़ थी वो याद रखिएगा। टाइटन जो है एक सब मर्सिबल था, यानी कि एक सबमरीन था जिसे कि भेजा गया था, वो लोग खुद से गए थे एक्सप्लोर करने के लिए, टाइटेनिक के मलबे के देखने के लिए गए थे। ठीक है, तो टाइटेनिक का जो मलबा है वो अटलांटिक ओशियन में है, इतना भी आपको याद रखना है, अटलांटिक ओशियन में है। ठीक है, और उसे देखने के लिए जो आपका टाइटन गया था वो आपका वहीं पे खत्म हो गया है ना, तो वो चीजें आपको याद रखनी है। काफी ज्यादा चर्चाओं में रही थी, काफी दिन तक जो है इसकी चर्चा हुई थी। अगला प्रश्न है, ग्रीन डायमंड जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला को प्रस्तुत किया था, ये किस राज्य में डेवलप किया गया था? बताइए। ग्रीन डायमंड ये कौन से स्टेट का था जिसे कि जो बाइडेन और उनकी वाइफ को दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा? ग्रीन डायमंड ये बच्चे आपका गुजरात का था। ठीक है, कहाँ का था ये है आपका गुजरात में। गुजरात में एक शहर है, इसे कहते हैं सूरत, है ना। गुजरात में एक शहर है बच्चे सूरत, जो कि यहाँ के डायमंड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, यहाँ पे जो तरासे गए हीरे होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, या फिर कह सकते हैं कि काफ़ी उन्नत किस्म का यहाँ पे हीरा मिलता है। तो सूरत जो है आपका, ये आपका डायमंड के लिए बहुत फेमस है। तो ये जो आपका ग्रीन डायमंड गया था ये यहीं से गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, जोहा चावल जो समाचारों में देखा गया था किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से है? बताइए। जोहा चावल वेस्ट बंगाल है, असम है, ओडिशा है, या फिर आपका बिहार है? जोहा चावल ये कहाँ का है? ये बच्चे आपका असम का। ठीक है, जोहा चावल जो है आपका ये है असम का। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविदों ने किस देश में लगभग 4000 साल पुराना एक अभ्यारण्य का पता लगाया था? नीदरलैंड है, ग्रीस है, जापान है, या फिर चाइना है?
बताइए। 4000 साल पुराना एक अभ्यारण्य मिला है आपका नीदरलैंड में, ठीक है। नीदरलैंड को ही हॉलैंड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसे मैं आपको नक्शे पे दिखाती हूँ, ये आपका नीदरलैंड है बच्चे, ठीक है। द नीदरलैंड्स इसे कहते हैं। इसकी जो कैपिटल है यहाँ पे है एम्स्टर्डम में, ठीक है। एम्स्टर्डम में इसकी जो है आपकी कैपिटल है। और जिस जगह पे अभ्यारण्य मिला था ना, उस जगह का नाम है टेई, ठीक है। टेई जो है उस जगह का नाम है जहां पर कि अभ्यारण्य मिला था, लगभग 4000 साल पुराना, ठीक है। तो नीदरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, यूरोपियन कंट्री है। दूसरा जो है इसकी कैपिटल काफी बार पूछी जाती है, तो कैपिटल भी याद रखिएगा। और इसी का नाम क्या है दूसरा, हॉलैंड भी है। तो हॉलैंड और नीदरलैंड एक ही कंट्री है। पुराना नाम हॉलैंड था, अभी जो है इसे क्या कहते हैं, दी नीदरलैंड कहते हैं। अगला है हेलियोपोलिस मेमोरियल, जो खबरों में था। खबरों में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे भी विजिट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। तो ऐसा नहीं पूछा जाएगा जैसे यहाँ पे आपका ये है ना कि ये खबरों में था, इसलिए बताइए कि कहाँ पे है। आपको डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि हेलियोपोलिस मेमोरियल कौन से देश में स्थित है, तो मुझे बताइए कौन से देश में स्थित है, क्योंकि इस मेमोरियल में विजिट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अभी जो डायमंड वाली न्यूज़ थी उसी से रिलेटेड है, बताइए आप कहाँ पे ये हेलियोपोलिस मेमोरियल। बताइए बच्चे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विजिट किया गया हेलियोपोलिस वार मेमोरियल में। जापान है, यूएसए है, इजिप्ट है, जर्मनी है, कहाँ पे है ये है आपका, ये भी है आपका इजिप्ट में, ठीक है। अभी जैसा आपने मस्जिद का नाम पढ़ा था वैसे ही आपका हेलियोपोलिस मेमोरियल भी इजिप्ट में ही है। अगला है कौन सा देश खनिज सुरक्षा साझेदारी एमएसपी का नेतृत्व करता है। जिस तरीके से आप लोग बच्चे यूनाइटेड नेशन एक क्या है, बहुत सारे देशों का ग्रुप है। जैसे आप लोग देखते हैं G20, जैसे हो गया आपका G7, ये क्या है, बहुत सारी कंट्रीज ने अपने अपने ग्रुप बनाए हुए हैं। उसी तरीके से एक ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ये 2023 में चर्चाओं में रहा, इसलिए चर्चाओं में रहा क्योंकि इसकी मेंबरशिप इंडिया ने ली थी, ठीक है। पहले काफी समय से इंडिया जो है इसकी मेंबरशिप लेने की कोशिश कर रहा था। फाइनली 2023 में जाकर के भारत ने इसकी जो मेंबरशिप है वो ले ली, ठीक है। इसके कारण ये आपका चर्चाओं में रहा। तो ये जो आपका मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, बेसिकली इसे जो है आपका लीड किया जाता है यूएसए के द्वारा, याद रखना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा इसे लीड किया जाता है। इसमें भारत जो है रीसेंट मेंबर है, ठीक है। भारत जो है सबसे नया सदस्य है इसका। वर्तमान में अगर हम बात करें तो बच्चे इसमें जो है आपके 14 कंट्री मेंबर हैं और एक जो है आपका यूरोपियन यूनियन है। तो टोटल मेंबर जो है आपके 15 हैं, लेकिन देश कितने हैं, देश हैं 14, और 14वां देश जो है वो भारत बना था, ठीक है। इंडिया ने जो है आपका इसका 14वां मेंबर बना था, किसमें, जून 2023 में, याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम एमएसपी की बात करें तो एमएसपी जो है ये जो पार्टनरशिप है ये कुछ मिनरल्स में काम करती है, ठीक है। इन कंट्रीज में जितने भी यहाँ पे मेंबर कंट्रीज हैं, इन सारे मिनरल्स का आदान प्रदान होता है, ठीक है। एक दूसरे देश के साथ में जो है आपका इसका ट्रेड होता है। तो कौन कौन से मिनरल्स है कौन कौन से मिनरल्स है इसमें जैसे कि आपका लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। इन सारे मिनरल्स को लेकर के इन कंट्रीज के बीच में क्या होता है, ट्रेड होता है, ठीक है। या फिर कहीं पे जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम जो है किसी दूसरे देश में जाकर के, अगर किसी दूसरे देश के पास में इतना पैसा नहीं है कि वो अपने यहाँ पर रिसर्च में पैसा लगा सकता है ना, कि कौन सी जगह में आपका मिनरल है, वहाँ पे अनुसंधान के लिए उसके पास में पैसा नहीं है, तो फिर पैसा यहाँ से दिया जाएगा। हमारे लोग वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जो है अनुसंधान करेंगे, अगर कुछ मिलता है तो कुछ % उन्हें दिया जाएगा और फिर जो है बाकी अपने आप लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होती है, साझेदारियाँ होती है देशों के बीच में। तो ये एमएसपी याद रखिएगा, मिनरल सिक्योरिटीज पार्टनरशिप जो है आपका, ये टोटल इसमें 15 मेंबर है। इसमें जो रिसेंट मेंबर है वो इंडिया है, जून 2023 में भारत ने इसे ज्वाइन किया था, ठीक है। और इसमें जो लीड कंट्री है वो है आपका यूएसए, ठीक है। यूएसए इसमें लीडिंग है। अगला है उपरोक्त में से कितने देश मिस्र के साथ में भूमि सीमा साझा करते हैं। अभी मैंने आपको इजिप्ट का नक्शा था, मिस्र का नक्शा बताया था, मैंने आपको सिर्फ मिस्र के उत्तर और मिस्र के पूरब में चीजें बताई है ना। एक तरफ आपका मेडिटेरियन सी है, दूसरी तरफ आपका जो है रेड सी है, लेकिन इसके पश्चिम की तरफ और इसकी जो दक्षिण की तरफ है वो कौन कौन सी कंट्रीज है, उससे आपका प्रश्न बना है। ये सारे के सारे बच्चे आपके अफ्रीकन कंट्री है, अगर आप देखेंगे तो लीबिया है, सूडान है, इसराइल है, चाड है, ट्यूनिशिया है, मोरक्को है। इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से कंट्री है जो कि इजिप्ट के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ये रहा बच्चे आपका इजिप्ट, ठीक है। ये आपका इजिप्ट है। इजिप्ट के पड़ोसी देश अगर आप लोग देखेंगे इधर की तरफ आपका लीबिया है ना। ये पूरी की पूरी जो बाउंड्री है इसकी, जो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये पूरी की पूरी जो है आपकी लीबिया के साथ में शेयर होती है। अलग से इसलिए दिया है क्योंकि इस पे आपका प्रश्न बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है।
ऐसा प्रश्न बनता है कि इजिप्ट कौन से देश के साथ में अपनी एक सरल रेखा जैसे, जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, स्ट्रेट लाइन जैसे बाउंड्री शेयर करता है। तो याद रखिएगा ये आपकी लीबिया है, क्योंकि अधिकतर देशों में आप लोग बहुत कम ऐसा देखा जाता है, सिर्फ अफ्रीकन कंट्री है जिनके बीच में ऐसी लाइनें हैं, बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें हैं, है ना। बाकी आपका एशिया हो गया, यूरोप हो गया, वहाँ पे जो है सीधी लाइनें वाली बाउंड्री बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक है। तो सीधी लाइनें वाली बाउंड्री जो है आपको अफ्रीका में ही देखने को मिलेंगी। उनमें से भी जो है आपका ये लीबिया और इजिप्ट के बीच में जो बाउंड्री है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है बच्चे, ठीक है। तो याद रखिएगा इजिप्ट जो है सीधी लाइन वाली बाउंड्री किसके साथ में बनाता है, लीबिया के साथ में बनाता है। उसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ आपका ये लीबिया हो गया, नीचे की तरफ आपका सूडान हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो आपका थोड़ा सा इजराइल वाला हिस्सा है, यहाँ पे आपका हल्का सा बाउंड्री जो है ये जॉर्डन के साथ में टच हो रहा है, ठीक है। तो इसमें से आपका कौन कौन सा है, यहाँ पे लीबिया हो गया, पहला हो गया, ठीक है। दूसरा जो है इजराइल हो गया, इजराइल के साथ में भी होती है, ट्यूनीशिया के साथ में नहीं हो रही है, मोरक्को के साथ में नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसमें से कितने देश हैं जिनके साथ में इजिप्ट की बाउंड्री शेयर होती है, ये आपको पूछा हुआ है। तो इसमें से बच्चे आपके कितने होंगे, सिर्फ एक हो गया, दो हो गया आपका, यहाँ पे तीन हो गया है ना, तो इजराइल हो गया, क्योंकि गाजा तो पैलेस्टीन में आता है, ठीक है। तो ये आपके सिर्फ 3 देश हैं, ठीक है। तो ओनली थ्री, सिर्फ 3 देश हैं जो कि मिस्र के साथ में बाउंड्री बनाते हैं। चलिए अगला है लिथियम आयन बैटरी, जो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा। लिथियम आयन बैटरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले है वे लैपटॉप और स्मार्टफोन में उपयोग की जाने वाली सबसे आम प्रकार की बैटरीज हैं। वे मुख्य घटकों से बने होते हैं, जैसे कि कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद में वे एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी हैं जिनमें बदलने से पहले सैकड़ों बार उपयोग किया जा सकता है, या फिर सारे के सारे सेंटेंस सही हैं। अब ये जो लिथियम आयन बैटरी है ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि बच्चे अभी ईवी का प्रचलन है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रचलन है। आप लोगों ने देखा होगा सरकार ने अपनी अलग से इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जारी कर दी है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाए जाएंगे। जो सार्वजनिक बस सर्विस होती है, फिर जो आपका सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बसेस का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप लोग जो है छोटे छोटे ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। तो ये जो पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इस पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भारत सरकार क्या करना चाह रही है, पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आपका कन्वर्ट करना चाह रही है या फिर रिप्लेस करना चाह रही है ईवी से, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करना चाह रही है। तो बच्चे ईवी के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिथियम आयन बैटरी। इसके बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं बताइए। लिथियम आयन बैटरी, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी आपको मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन, मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन। और सिविल वालों के लिए बच्चे मेक इट इजी सिविल। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, करंट अफेयर का प्रश्न भी नहीं है बच्चे, ठीक है। करंट का टॉपिक तो है, लेकिन ये प्रश्न जब आपका बनेगा तो ये साइंस में भी पूछा जा सकता है, इसको आपका जनरल अवेयरनेस में पूछा जा सकता है, कहीं पे भी पूछा जा सकता है। कौन सी बातें सही है इसके बारे में, जल्दी से बताइए। सारी बातें सही है लिथियम आयन बैटरी के बारे में। लैपटॉप में, स्मार्टफोन में इनका इस्तेमाल किया जाता है, सबसे आम प्रकार की बैटरी है। ये मुख्य घटकों से बने होते हैं, कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोड से बना होता है। रिचार्जेबल बैटरी होती है, एक बार इस्तेमाल करके फेंकना नहीं है, दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है रिचार्ज करके। सही है सारी बातें। बहुत बेसिक सा प्रश्न बनेगा, जीके का क्वेश्चन है बच्चे ये, ठीक है, करंट में भी नहीं, ये आपका जीके का प्रश्न बनेगा। सभी बातें सही हैं इसके लिए, उपरोक्त सभी। अगला है हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने नंदी पोर्टल लॉन्च किया है। अब नंदी पोर्टल के बारे में कौन कौन सी बातें सही हैं, जैसे कि यह पशु चिकित्सा उत्पादों को मंजूरी देने की प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने और सुव्यवस्थित करने का भारत का प्रयास है। इसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के समन्वय से विकसित किया गया है। अब यहाँ पे सिर्फ इतना है, आपको याद रखना है कि नंदी पोर्टल क्या है, ठीक है। नंदी से आप लोग समझ रहे होंगे कि गाय से रिलेटेड है ना, या फिर आपका पशु से रिलेटेड है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, उसी से रिलेटेड बच्चे। इसमें पहले तो आपका मंत्रालय याद रखिएगा, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा से लॉन्च किया गया है, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये बेसिकली करिए क्या गया, नंदी पोर्टल में क्या होगा, तो नंदी पोर्टल में आपका क्या होगा, जितने भी आपके एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जितने भी जो है पशु चिकित्सा उत्पाद होते हैं। अब बच्चे जो पशु हैं वो भी जानवर ही हैं, जैसे हमें बीमारी होती है उन्हें भी बीमारी होती है, ठीक है। उनकी बीमारी के लिए जो है आपकी वैक्सीन होती है, बहुत सारी मेडिसिन होती है, बहुत सारे ड्रग्स
होते हैं, ठीक है, तो उन ड्रग्स को भी पहले क्या किया जाता है, उन्हें जो है आपका पहले अप्रूवल दिया जाता है ना, उनको भी जो है सर्टिफाइड किया जाता है, उसके बाद में कौन सी बीमारी के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा, इस तरीके से पूरी एक प्रोसेस होती है, ठीक है। तो वो जो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है, उनको अप्रूवल की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया जो पूरी चलती है, वो सारी की सारी प्रक्रिया पहले जो है कागजी होती थी, अब वो आपकी ऑनलाइन होने लगी है, ठीक है। और ऑनलाइन होने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, इस पोर्टल का नाम है नंदी पोर्टल, ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। तो इसमें दोनों ही बातें वैसे आपकी सही हैं। नंदी पोर्टल जो है आपका एनओसी, नंदी का मतलब है एनओसी, अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड इनकोल्यूशन सिस्टम, ठीक है, याद रखिएगा इसे। ये है किसके द्वारा जारी किया गया है, इसे मिनिस्ट्री का नाम याद रखिएगा। दोनों ही बातें सही हैं, किसने बनाया है, क्या बनाया है, ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आपको, दोनों बातें इसमें आपकी सही हैं, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा कि नंदी पोर्टल जो है किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि आरआरबी जेईई ना बच्चे वो इतना ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा आपको। नंदी पोर्टल किस चीज़ से रिलेटेड है, याद रखना कि ये पशु चिकित्सा प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद से रिलेटेड है, ठीक है, जो पशुओं की चिकित्सा के लिए, क्योंकि मैंने कहा उनको भी बीमारियां होती हैं, तो उनकी बीमारियों के इलाज में जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, अब बीमारियों के इलाज में जो है आपके बहुत सारे इक्विपमेंट हो सकते हैं, आपकी बहुत सारी दवाइयाँ हो सकती हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के जो है आपके सर्जरी के सिस्टम हो सकते हैं, तो जितना भी आपका चीज़ें वहाँ पे इस्तेमाल होता है, उन चीज़ों को अप्रूवल के लिए क्या हो गया है, अब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है नंदी पोर्टल। अगला है बच्चे, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने डगवार दूध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के साथ में साझेदारी की है, बताइए कौन से स्टेट गवर्नमेंट है। डगवार दूध प्रसंस्करण संयंत्र, एक प्लांट लगाया जा रहा है, संयंत्र का मतलब होता है एक प्लांट, प्रसंस्करण का मतलब है प्रोसेसिंग, है ना, क्योंकि मिल्क को भी प्रोसेस किया जाता है, मिल्क के प्रोसेसिंग के बाद में बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। और एक स्टेट है जो कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा आगे रहता है बच्चे, कौन से स्टेट है ये, डगवार दूध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, डगवार मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पर बनेगा, ये नाम से, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड, हरियाणा नहीं है ये है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न दिया हुआ है, इतना नहीं इतना याद रखिएगा कि जो आपका डगवार दूध प्रसंस्करण संयंत्र है, जो प्लांट है, ये कहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, ये जो नाम है ना डगवार, ये है कहाँ पे, ये है आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और किसके सहयोग से इसे बनाया जा रहा है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से इसे बनाया जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर जिसे हम कहते हैं, उससे गुरबानी का मुफ्त प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है, बताइए। चलिए, तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, आप लोगों को पता है कि गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है ना, तो गोल्डन टेम्पल में बच्चे आपका जो गुरबानी होती है ना, उसका फ्री में मुफ्त प्रसारण किया जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रसारण करना इतना आसान तो नहीं है क्योंकि रिलीजियस चीज़ है, तो इसका फ्री में प्रसारण करने के लिए पहले यहाँ की सरकार ने क्या किया, एक विधेयक पास किया, ठीक है। उस विधेयक में जो पुराना विधेयक था, जो पुराना अधिनियम रहा होगा, उसमें थोड़े से अमेंडमेंट किए गए, और उसके बाद में जो है आपका ये जो प्रोसेस है, यानी कि जो स्वर्ण मंदिर की गुरबानी, अभी ये फिलहाल इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी ठीक है, इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इनमें से एक गवर्नमेंट है, बहुत आसान सा प्रश्न होगा, कहाँ पे है स्वर्ण मंदिर, जहाँ पे है ऑब्वियस सी बात है उसी की सरकार का उस पे हक है ना, तो वही सरकार करेगी, पंजाब है ना। पंजाब ने अपने यहाँ पे एक सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक लाया था, और ये संशोधन किस चीज़ के लिए किया गया था, ताकि यहाँ पे जो गुरबानी होती है उसे फ्री में टेलीकास्ट किया जा सके, ठीक है, पंजाब सरकार। अगला है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में शीर्ष रैंक हासिल किया है, ये भी 2024 का नहीं आया है अभी, तो यही वाला आपको पूछा जाएगा, बताइए। ये टाइम्स का है बच्चे, ठीक है। अब ये जो आपके इंस्टीट्यूट होते हैं ना, हायर एजुकेशन वाले जो इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको लेकर के भी आपकी बहुत सारी वो आती है, रैंकिंग आती है, जैसे कि आप एक QSI का पढ़ते होंगे, QSI भी आता है ना, QSI तो आ गया है 2024 का, लेकिन जो 2023 में है, 2023 में आपका ये लास्ट में टाइम्स ने निकाला था, ठीक है। तो टाइम्स वाली रैंकिंग में हमारे एक इंडियन यूनिवर्सिटी है, फिर इंडियन अकेडमी है जो पहले नंबर पर है, आपको बताना है कौन सा वाला है, बताइए। ये है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु, ठीक है, ये भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में से शीर्ष रैंक इसने हासिल किया था।
अगला है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निम्नलिखित में से किस शहर में भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई थी। अब भारत इन पेरिस जो इनिशिएटिव है ये किस लिए था, ये था आपका पेरिस ओलंपिक के लिए, जो समर ओलंपिक हुए हैं 2024 में उसके लिए था। आपको ये बताना है कि कहाँ पे ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था, ये था आपका नई दिल्ली में, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये आपके खेल मंत्री भी नहीं रहे अनुराग ठाकुर, है ना, तो पहले यही थे युवा कल्याण और खेल मंत्रालय के मंत्री, तो उनके द्वारा भारत इन पेरिस अभियान शुरू किया गया था। तो भारत इन पेरिस इनिशिएटिव का नाम याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि पेरिस के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि पेरिस जो खेल हुए थे उनके लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान चलाया था, तो अभियान का नाम था भारत इन पेरिस। अगला है बच्चे, निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को टीम मार्क्समैन के द्वारा 2023-24 के सबसे पसंदीदा कार्यस्थल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये तो आपको याद होगा, सबसे अच्छा वर्क प्लेस, सबसे अच्छा वर्क प्लेस, जो काम करने वाले लोग हैं, जो एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो सबसे बेहतरीन वर्क प्लेस कौन से ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया था 2023-24 में। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी और सारी की सारी आपके पीएसयू हैं, ये एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, बीएल है, बीडीएल है। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, याद है एनटीपीसी को दिया गया था, ठीक है, एनटीपीसी लिमिटेड को दिया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल तक, एक बहुत फेमस बुक है, ठीक है, जो कि 2023 में ही रिलीज हुई थी। नाम है किताब का भारत के वित्त मंत्री। 1947 से लेकर के 1977 तक जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स हुए हैं उनके ऊपर ये किताब लिखी गई है। आपको ये बताना है कि किसने लिखा है इसे, बताइए। याद रखिएगा नाम, अशोक कुमार भट्टाचार्य, अशोक कुमार भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई है वित्त मंत्रियों के ऊपर ये किताब। अगला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी थी। बलिदान स्तंभ, बलिदान स्तंभ, बलिदान स्तंभ बचे, ये है आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में। अगला है, भारत की सबसे बड़ी रोबोटिक विनिर्माण इकाई जिसे कि वॉट वर्स के नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यह है आपका रोबोटिक विनिर्माण इकाई, क्या कैसी यूनिट है ये है आपका रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। तो रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो आपका इकाई है इसका नाम है बॉट वर्स। अब बताइए जरा कि जो बॉट वर्स है ये कहाँ पर है। बॉट वर्स कहाँ पर है ये है आपका ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा में। अगला है बच्चे ब्लू पेंसी। ब्लू पेंसी इसको निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का क्या किया गया है, आधिकारिक तितली घोषित किया गया है। जैसे आप लोग पढ़ते ना ऑफिशियल एनिमल होता है, ऑफिशियल बर्ड होता है, उसी तरीके से इस स्टेट ने इस खूबसूरत सी तितली को ऑफिशियल बटरफ्लाई घोषित किया है। कौन सा स्टेट है ये, कौन सा स्टेट है, जम्मू और कश्मीर, ठीक है, याद रखिएगा जम्मू और कश्मीर की ऑफिशियल बटरफ्लाई कौन सी है, इसका नाम है ब्लू पेंसी, ठीक है, ब्लू पेंसी। अगला है, निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत अपने आचरण की जांच करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अधिकार के दायरे में लाया गया है। कौन सी कंपनी थी इस रीजन से चर्चाओं में, कौन सी कंपनी थी बच्चे। टॉप मोस्ट 20 टॉपिक बताइए करंट अफेयर्स के। बताने के लिए तो मैं बता दूंगी, आपने पढ़ भी लिए, नहीं आएंगे तो फिर आप मुझे ही कहोगे, है ना, ऐसा नहीं होता है बच्चे। टॉपिक मतलब मैं आपको पर्टिकुलर न्यूज़ नहीं बता सकती हूँ। जैसे टॉपिक मतलब कि आपका एक कुछ फील्ड होता है, जैसे स्पोर्ट्स है, वहाँ से प्रश्न आना ही आना है। लेकिन फिर स्पोर्ट्स में क्या है, स्पोर्ट्स में पिछले 2 साल में अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ हुई है ना। जैसे 2023 में आपका ODI वर्ल्ड कप है, 2024 में आपका T20 वर्ल्ड कप है। दोनों ही सालों में जो है आपके 6
जो आपके 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं टेनिस के, है ना, पिछले इस बार जो है आपका पैरालंपिक हुआ है, ओलंपिक हुआ है, तो बड़े बड़े इवेंट हुए हैं पिछले 2 सालों में, है ना। आपका FIH का जो वर्ल्ड कप हुआ है 2023 में, इंडिया में ही होस्ट किया था उसे। इस बार जो है आपका चेस ओलंपियाड हुआ है, जिसमें कि लड़कों में लड़कियों में हमारी ही टीम जीती, इंडिया ही जीती है ना। तो इस तरीके से जब आप मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगी तो टॉपिक वाइज करवाते हुए ये बता दूंगी ये वाली चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन स्पोर्ट्स आपको ज़रूर पढ़ना है। आपको बुक्स एंड ऑथर पिछले 2 सालों में जो नई नई किताबें आई हैं, और खास करके उन राइटर्स को जिनको कोई ना कोई सम्मान दिया गया है, वो ज़रूर पढ़ लेनी है, ठीक है। और दूसरा जो है आपका इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है बच्चे। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के प्रश्न बहुत तरीक़ों से आते हैं, ठीक है। बहुत सारी न्यूज़ उसके लिए पढ़नी होती है, जैसे कि आपके अवार्ड हो गए, जैसे अभी आपकी न्यूज़ आया था ना ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। RRB में आप लोग देख लीजिएगा, RRB JE हो गया आपका, RRB NTPC हो गया आपका, RRB ALP हो गया। इस तरीके RRB जिन एग्जाम्स को करवाता है वहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर का क्वेश्चन आता है, अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी उन्होंने दिया भी हुआ है अपने सिलेबस में, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी किसी भी वजह से इंपॉर्टेंट हो सकती है। किसी को कोई सम्मान दिया गया है, किसी का देहांत हुआ है, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी ने कोई किताब लिख दी है, उसे कोई सम्मान दिया गया है, तो किसी भी वजह से हो सकता है। किसी को कहीं पे अपॉइंट किया गया है, वो भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आपको पढ़ लेनी है, आपको बुक्स एंड ऑथर देख लेना है, आपको जो है स्पोर्ट्स ज़रूर देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्पोर्ट्स, ठीक है। तो कैटेगरी में तो बहुत ज़्यादा कैटेगरी नहीं है, ठीक है। यही 3 कैटेगरी हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके 101% आते ही आते हैं। बाकी क्या होता है ना, जैसे सेमिनार हम पढ़ते हैं, जैसे कॉन्फ्रेंसेस हम पढ़ते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपकी पूछी जाएंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि G20 बहुत इंपॉर्टेंट था, वो आपका चला गया, वहाँ से आने की संभावना है भी बहुत ज़्यादा नहीं, 50-50% चांसेस है कि आएगा या नहीं आएगा, है ना। वो पैटर्न के अकॉर्डिंग। जब पहला पेपर होगा ना बच्चे, उसका बहुत फ़ायदा होगा, जिसके कि बाद में एग्जाम है। जिस दिन पहला एग्जाम होगा आपका और उसके रिव्यू आएंगे, तब आपको पूरा मैं बता दूंगी किस किस तरीके से पूछा जाएगा। पहले एग्जाम से पता लग जाता है, क्योंकि RRB ऐसा नहीं करता है कि आज कुछ पेपर बनाया कल कुछ पेपर बनाया। उसका पैटर्न जो है आपके पूरे जितने भी शिफ्ट होंगे सभी शिफ्ट में आपका बिल्कुल सिमिलर रहता है, वो कहीं भी टच से मिस नहीं करता है ना। तो पेपर आपके सारे बन चुके होंगे, जितने भी शिफ्ट के एग्जाम्स जो भी आपके क्वेश्चन पेपर होंगे ना, सारे बन चुके होंगे, उसमें आपके बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। जो पहले दिन का पेपर होगा, पहली शिफ्ट का पेपर होगा, वही पैटर्न जो है आपका लगातार कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। तो पहली शिफ्ट में जिसका पेपर है उसका थोड़ा सा नुकसान है, जिनका बाद में उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि वही पैटर्न जो है आपका बाद में भी दोहराया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग क्या कर सकते हैं, मैंने आपको 3 टॉपिक बताए, उन्हें तो करना ही करना है, ठीक है। और बाकी जो आपकी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं, कहीं पे भूकंप आ गया है, कहीं पे जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चे विदेश दौरा करते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही विदेश दौरा करते हैं ना। तो अगर हम इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ पढ़ने जाएंगे तो उसमें विदेश दौरे भी बहुत सारे आ जाते हैं। इसलिए मैं उन देशों को आपको बता रही हूँ जिन देशों के साथ में हमारी कोई ना कोई पार्टनरशिप हुई है, किसी मुद्दे पर हमारे उनके साथ में समझौते हुए हैं, ठीक है। इस सिर्फ मैं आपको वही देश बता रही हूँ, ठीक है। नहीं तो बहुत ज़्यादा विदेश दौरे हैं और उन सबको हम पढ़ सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है अभी, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बस वही आपको बता रही हूँ और वही आपको करना भी है, ठीक है। बाकी जो इस तरीके के प्रश्न है ये आते हैं, इनके चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। बताओ, इसी का बताओ मुझे, इनमें से कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो कि चर्चाओं में रही थी, क्योंकि प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत इस पे क्या किया गया था, जो CCI है बच्चे, CCI एक बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है हमारे देश का, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसके अधिकार के दायरे में इसे लाया गया था। बताइए, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रही थी कंपनी। यह आपका कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड बच्चे। अगला है, रेल मंत्रालय ने अगरतला से अखोरा, अगरतला कहाँ पे है आपका, यह इंडिया में, अखोरा है आपका बांग्लादेश में, ठीक है। अब देखिए यहीं से आपका कितना छोटा सा प्रश्न ये आपका बन रहा है। बताइए अखोरा जो नाम की जगह है ये कहाँ पर है, ठीक है। अब चर्चाओं में इसलिए रही क्योंकि अगरतला और अखोरा के बीच में एक रेल लिंक परियोजना बनाई जा रही है ना, भारत और बांग्लादेश के बीच में। और अखोरा जो जगह है ये कहाँ पे है, ये है बांग्लादेश में, ठीक है। तो अगरतला और अखोरा बांग्लादेश रेल परियोजना के लिए लगभग जो है 153 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं रेल मंत्रालय के द्वारा, भारतीय रेल मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो इससे रेलवे लाइन की लंबाई लगभग कितनी है, ये कितना लंबा रेलवे लाइन बनाया जा रहा है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ये है आपका 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर लंबा है। याद रखिएगा अखोरा जो जगह है ये बांग्लादेश में है। अगला है, भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस IPA ने निम्नलिखित में से किस शहर में ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट 2023 का 8वां संस्करण का आयोजन किया था। अब यहाँ पे देखिए एक इंटरनेशनल समिट है ये, ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट 2023, ठीक है। फार्मास्यूटिकल मतलब जो आपकी दवाइयाँ
होती है चिकित्सा से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, फार्मास्यूटिकल। तो फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट 2023 में भारत में हुआ था, याद रखिएगा। भारत में कहाँ पे हुआ था ये? भारत में हुआ था मुंबई में, ठीक है, भारत में हुआ था मुंबई में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ये देखिए बच्चे, ये रहा आपका इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वाला, ठीक है। ये है आपका, ये बुक्स एंड ऑथर में भी पूछा जा सकता है, या आपका इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में पूछा जा सकता है, हर तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो साहित्य अकादमी दो तरीके के पुरस्कार देती है, एक तो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है केवल, और एक होता है आपका साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार। तो ये वाला कौन सा पूछा हुआ है आपका? बाल वाला पूछा हुआ है, बाल साहित्य पुरस्कार 2023, ठीक है, ये वाला पूछा हुआ है। तो अभी क्या हुआ है ना बच्चे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार में पूछने के लिए ज़्यादा कैटेगरी नहीं है, या तो आपको अंग्रेजी की बुक पूछेगा या तो आपको हिंदी की बुक पूछेगा, ठीक है। इसीलिए पिछले कुछ सालों से आप लोग देखेंगे कि बाल साहित्य पुरस्कार ये एग्जाम में पूछा जाने लगा, पहले नहीं पूछा जाता था, ठीक है। तो अभी जो है बच्चों को पता चल गया कि हिंदी और अंग्रेजी ही याद करना है ना, तो थोड़ा सा टफ बनाने के लिए बाल साहित्य पुरस्कार आपको पूछा जाता है। तो जरा मुझे बताइए, बाल साहित्य पुरस्कार अगर हम 2023 की बात करते हैं तो किसे दिया गया था? बाल साहित्य पुरस्कार कौन सी भाषा के लिए? हिंदी भाषा के लिए। और दोनों ही, चाहे आपको साहित्य अकादमी पूछे चाहे आपको बाल साहित्य पुरस्कार पूछे, दोनों ही आपका हिंदी और अंग्रेजी ही पूछा जाता है केवल, ठीक है। तो बच्चे हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो है सूर्यनाथ सिंह को दिया गया था, ठीक है, सूर्यनाथ सिंह को दिया गया था। उसके अलावा जो है आपकी पूरी की पूरी लिस्ट है, ये आपके पूरे के पूरे विनर्स हैं जिन्हें आपका दिया गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये है आपकी इम्पॉर्टेंट, ये देखिए बच्चे, एक ये कैटेगरी आपकी इंपॉर्टेंट है और एक आपकी ये वाली कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो कैटेगरी, हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश में जो बुक लिखी गई थी, इंग्लिश में जो विनर थे उनका नाम है सुधा मूर्ति, अपने आप में बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। इनके बारे में एक और चीज़ याद रखना, 2023 में ही भारत सरकार ने इन्हें क्या किया था, राज्यसभा में एक सांसद के रूप में, एक सदस्य के रूप में मनोनीत किया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इनकी जो किताब है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, इस किताब को जो है अंग्रेजी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया था 2023 में, ठीक है। दूसरा, हिंदी की जो आपकी किताब है उसका नाम है कौतुक ऐप, ठीक है, कौतुक ऐप। इसमें बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज थी, ठीक है, और ये किताब किसने लिखी थी? सूर्यनाथ सिंह ने। तो दो जो आपकी ये कैटेगरीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे आप साहित्य अकादमी की बात करें चाहे आप बाल साहित्य अकादमी की पुरस्कार की बात करें। तो दो पर्सनैलिटी हैं यहाँ पे, एक तो सूर्यनाथ सिंह का नाम है, दूसरा जो है आपका सुधा मूर्ति जी का नाम है, दोनों का ही आपको याद रखना है। अगला है, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस सीबीजी का संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया है? बताइए, इस न्यूज को आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। सीबीजी, कंप्रेस्ड बायोगैस, बताइए, सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस। बच्चे ये न्यूज आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी है, कहां पे बना है ये? कहाँ पे बनाई ये? गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, महाराष्ट्र है। पंजाब, वेरी गुड बच्चे, पंजाब में, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न भूलना मत, है ना। अगर कोई चीज़ पहली बार बन रही है, खास करके जो प्लांट है, संयंत्र है, जितने भी आप लोग पढ़ते हैं उनको याद रखना। ये एशिया का सबसे बड़ा जो है आपका प्लांट है कंप्रेस्ड बायोगैस का, ठीक है, भारत में बनने जा रहा है, और भारत में कहाँ पे ये बना है? आपका पंजाब में। अगला है बच्चे, हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई है, यह कौन से स्थान पर है, कहाँ पर है? ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। मैंने आपको कहा ना, जब इस तरीके की चीज़ें पढ़ते हैं आप लोग, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, है ना, इस तरीके की चीज़ें। ये आपका कर्नाटक में, कर्नाटक में एक जगह है तुमकुरु नाम की जगह है। तो तुमकुरु कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई यूनिट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई थी। अगला है, किस कंपनी ने एटीडी जो है आपका क्या है? एक एसोसिएशन है। किस चीज़ के लिए एसोसिएशन है? एसोसिएशन फॉर टैलेंट। एटीडी एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ड अवार्ड 2023 जीता था। बताइए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है?
कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ने ये अवार्ड अपना नाम किया था 2023 में? ये है आपका एनटीपीसी लिमिटेड। अब एनटीपीसी लिमिटेड जो है अच्छा काम कर रही है, तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 पुरस्कार इसे मिले हैं। एक तो एटीडी वाला मिला है, ठीक है, एटीडी टैलेंट जो पुरस्कार है ये इन्होंने जीता है। दूसरा अभी हमने देखा था कि जो बेस्ट वर्क प्लेस का, बेस्ट वर्क प्लेस, ये पुरस्कार भी एनटीपीसी ने ही जीता है ना। तो 2 पुरस्कार जो है 2023 में इस कंपनी ने जीते थे, एनटीपीसी लिमिटेड ने। अगला है खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है? बताइए, सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर। और ये चीज़ 2024 में भी कंटिन्यू है, ठीक है। 2024 में भी बच्चे रिसेंट में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करने वाला कंट्री यही है। बताइए जरा कौन सा देश है ये मिल्क प्रोडक्शन में सबसे बड़ा दूध उत्पादक? कौन सा देश है ये? इंडिया। वेरी गुड, अभी भी है 2024 में भी। अगला है किस छात्र को दूसरी बार दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्र की सूची में नामित किया गया है? यह है आपका इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी वाला, ठीक है, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी वाला जो टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। किस सूची में नामित किया गया? इनका नाम है नताशा पेरिया यंगम, ठीक है। आप नताशा कीजिए, आपको याद रहता है, पूरा नाम रखने की जरूरत नहीं है। पेरी यांगम इनका नाम है, सबसे प्रतिभाशाली छात्र की सूची में। अगला है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड की नासा इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित से लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और ये अभी आपका लॉन्च हो चुका है। क्या नाम है इनका? सैटेलाइट का नाम बताइए। इसे कंबाइनली डेवलप किया है इंडिया के इसरो ने और अमेरिका के नासा ने। इसका नाम है बच्चे निसार, ठीक है। इसका नाम है आपका निसार सैटेलाइट। ये बेसिकली निसार सैटेलाइट है क्या चीज़, आपको पूछा जाएगा एक नंबर में, तो याद रखना ये जो है आपका सिंथेटिक एपरेचर रडार सिस्टम है, ठीक है। सिंथेटिक एपरेचर रडार सिस्टम है। इसमें जो आपका एन और आई है, निसार में जो आपका एन और आई है, एन आपका रिप्रेजेंट करता है नासा को और आई जो है आपका रिप्रेजेंट करता है इसरो को। इन दोनों ने कंबाइनली जो है इसे डेवलप किया है। कंबाइनली मतलब इसके कुछ पार्ट है जो अमेरिका में बने हैं, कुछ पार्ट है जो इसरो ने बनाए हैं, दोनों को कंबाइन करके जो है आपका लॉन्च किया गया है। और है क्या ये आपका एक कह सकते हैं इसे कि अपग्रेडेड रडार सिस्टम है, ठीक है। याद रखिएगा जो आर है ना, आर का मतलब है रडार, ठीक है। अगला है फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में जो विनाशकारी भूकंप आया था उसके लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? बताइए। ये तो काफ़ी आसान सा हो गया, ये काफ़ी बार आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। बताइए और ध्यान से पढ़िएगा। तुर्की और सीरिया में फरवरी 2023 में जो भूकंप आया था, तुर्की और सीरिया में फरवरी 2023 में जो भूकंप आया था, कौन सा बच्चे? तुर्की सीरिया फरवरी 2023, ये है आपका ऑपरेशन दोस्त। काफी बार पड़ा है ना। अगला है बच्चे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का तीसरा संस्करण कहाँ पर किया गया है? ये पूछा है आपको 2023 का खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, इनका आयोजन कहाँ पर किया गया था? अब देखिए 2024 की तो ठंडी अभी आई नहीं है ना, शीतकाल जब आएगा तब हम इसे देखेंगे। 2023 का ही अभी आपको पूछा जाएगा। तो 2023 में खेलो इंडिया का जो शीतकालीन खेल है ये कहाँ पर हुआ है? खेलो इंडिया विंटर गेम, ये आपका जम्मू और कश्मीर कहाँ पे? गुलमर्ग में, ठीक है, जम्मू और कश्मीर का। अगला है 13 दिसंबर को किस देश ने देश में भावी पीढ़ियों के लिए सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया था? कौन सा देश है? कौन सा कंट्री है? ये है आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने 15 साल तक के जो बच्चे हैं
ताकि वो सिगरेट ना पी पाए, तो सिगरेट पे जो है इन्होंने बैन लगा दिया था, ठीक है, न्यूजीलैंड ने। अगला है जनवरी 2023 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा। अब थोड़ा सा आपको लगेगा इसमें कंफ्यूजन। देखिए बच्चे, कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है ना, वो पिछले साल की होती है, उस नाम से वो दूसरे साल होती है। जैसे कि आपका ये है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022, ये 2022 के नाम से है, लेकिन इसका आयोजन किया गया जनवरी 2023 में, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर ये 2022 में सिर्फ आपको पूछ लेना तभी भी आपको यही आंसर बताना है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022, इसका आयोजन कौन से स्थान पे किया गया था, बताइए कहाँ पे हुए थे 2022 वाला। 2022 वाला का भोपाल। का इस साल का अगले साल, इस तरीके से 2023 का हरियाणा में हुआ है, और वाला जो है आपका बिना 22 ब्रेस्ट स्ट्रोक में किस भारतीय तैराक ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। अब यहाँ पे इतना लंबा जो प्रश्न पूछा गया है वो नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ खिलाड़ी का नाम आपको याद रखना है कि इन्होंने यहाँ पर नेशनल रिकॉर्ड बनाया था, क्या नाम है। या फिर इस तरीके से पूछा जाएगा कि ये जो खिलाड़ी है नाम दिया जाएगा, इनका संबंध बताइए कौन से खेल से है। इनका नाम है चाहत अरोड़ा, नाम याद रखिएगा, चाहत अरोड़ा नाम है इनका, और ये आपकी स्विमर है, क्या है ये, स्विमर है, ठीक है, याद रखिएगा, नेशनल रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने यहाँ पे। अगला है दिसंबर 2022 ने अरुंधति 2. मैंने बच्चे ये एक हेलो हेलो, अभी ठीक है। अभी ठीक है, बताइए बच्चे, ठीक है। और इसका आंसर भी बताइए, बताइए। अच्छा ठीक है, तो जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं मैं यहाँ पे खड़े होते हुए इनका आंसर करती हूँ, आप लोग फिर कल ठीक हो जाएगा माइक, ठीक है।
अभी आवाज़ आ रही है क्या? हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो। अभी ठीक है क्या? चलिए हैं जब अभी भी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? ठीक है, चलिए तो आज सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है? ठीक है, चलिए फिर हम आपको कल मिलेंगे, ठीक है? कल आपको मिलेंगे, कल ये सेशन हम कंटिन्यू करेंगे जितना भी है। ठीक है, अब आवाज़ आए ना आए कल इसे कंटिन्यू करते हैं, अगर आपको सुनाई दे रहा है कुछ। बाकी बच्चे कल मिलते हैं हम।